हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो इस सीरीज़ में देख लिया है। हमने अपने संविधान की प्रस्तावना के बारे में जाना, आर्टिकल 14 जाना, आर्टिकल 16 जाना, आर्टिकल 19 जाना। हमने 3 आर्टिकल के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है भारत में धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, भारत में धर्म की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसके प्रचार के लिए आप स्वतंत्र हैं। और यह स्वतंत्रता हमें कौन देता है? ये हमें अनुच्छेद 25 देता है, भारत में धर्म की स्वतंत्रता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको फाइल बनाने में आगे ये सहयोग करेगा ये मैटर। ठीक, अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आर्टिकल 25 says all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion subject to public order, morality and health। ठीक, कि all person मतलब जो भी भारत का नागरिक है, all person, ठीक, जो भारत का किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, जो भी भारत की बाउंड्री के अंदर है, उन सब को अधिकार है किसका? कि वो फ्रीली, स्वतंत्र होके किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं, उसको अपना सकते हैं और साथ ही उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बट सब्जेक्ट टू मतलब इसको ध्यान में रखते हुए, किस चीज को? पब्लिक ऑर्डर, कि उससे कोई भी दंगा ना फैले, कोई भी पब्लिक को या लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना आए। मॉरलिटी मतलब अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी अनैतिक बात ना कहें आप अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, और किसी के भी स्वास्थ्य में किसी प्रकार की हानि ना आए। ठीक, ये कहता है अनुच्छेद 25। संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, और साथ ही व्यक्तियों को सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को अन्य प्राविधान के अधीन। इसका मतलब है कि सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए कि किसी भी व्यक्ति को समाज में किसी भी प्रकार की मतलब कोई न्यूसेंस ना फैले। ठीक, नैतिकता मतलब मॉरलिटी को देखते हुए, और किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का असर ना पड़े। ठीक, उसके बाद देखिए, अंतरात्मा की स्वतंत्रता के समान रूप से हकदार हैं। ठीक, मतलब आप किसी भी स्वतंत्रता से मतलब जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप किस धर्म को अपनाएं, आप उस स्वतंत्रता के हकदार हैं। दूसरे दिन चीज, धर्म को अबाध रूप से मानने, मतलब किसी भी बाधा में नहीं, किसी भी मतलब बिल्कुल फ्री होके अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अनुच्छेद 25 समझ में आ चुका होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारा तीसरा वीडियो है और मैं देख पा रहा हूँ वीडियोस पे कोई कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट ना आने का मैं 2 ही मतलब समझता हूँ, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया हो या आपको कुछ ना समझ में आया हो। तो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजिंग, एक डायलामिक स्टेट में हूँ मैं, कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद आपके पास कोई सवाल नहीं है करने को, तो या तो आप सब समझ गए या आपने उसको पढ़ा ही नहीं या देखा ही नहीं। तो अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई भी सवाल उठता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई करने का आंसर करूंगा। साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन टीचिंग है, ये हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। इसके पहले हम लोग ऑनलाइन नहीं, हम लोग सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। ऑनलाइन टीचिंग कंपैरेटिवली मेरे लिए खासकर एक नया प्लेटफॉर्म है। तो आपका जो भी फीडबैक हो, अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं, अगर आपको अक्षर नहीं दिख रहा है, या आप कलर और डार्क चाहते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो, वॉइस से रिलेटेड कुछ इशू हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं ट्राई करूंगा कि उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करूं, क्योंकि आपके ही फीडबैक से हमारा वीडियो और बेहतर बन सकता है। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर क्राइम। ठीक, साइबर क्राइम, क्राइम का मतलब आप जानते ही हैं कि क्राइम का अर्थ होता है अपराध।
ठीक। साइबर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हो। जैसे हमने एक बहुत कॉमन शब्द सुना है साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े मतलब वह कैफ़े जहाँ पे कंप्यूटर लगे हों, इंटरनेट लगा हो। ठीक। तो साइबर मतलब कंप्यूटर से संबंधित। तो साइबर क्राइम क्या होता है? ये कंप्यूटर अपराध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। इसे कंप्यूटर अपराध के रूप में भी जाना जाता है। अवैध उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में कंप्यूटर का उपयोग है, जैसे धोखाधड़ी, बौद्धिक संपदा की तस्करी, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी या गोपनीयता का आक्रमण। ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। पहले स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। ठीक। कंप्यूटर का उपयोग करके, जैसे कंप्यूटर का उपयोग करके किया हुआ अपराध। कैसा अपराध? जैसे धोखाधड़ी का अपराध, बौद्धिक संपदा मतलब किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने कुछ अपना विचार लिखा और फिर आप उसके विचार को चुरा के उसको अपना बता दें, तो क्या है? वो भी एक साइबर अपराध है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी को लेके आप उसका दुरुपयोग करें, वो भी एक साइबर अपराध है। किसी की गोपनीयता मतलब प्राइवेसी की चोरी कर, गोपनीयता पे आक्रमण करें, जैसे किसी की प्राइवेसी चुराने की कोशिश करें। कोई व्यक्ति है जिसने एक फ़ोटो लगाई है, अपने परिवार की फ़ोटो लगाई है, वह सिर्फ यह चाहता है कि उसको सिर्फ मेरे सगे संबंधी देखें। आप उसकी वह फ़ोटो चुरा के कहीं सोशल मीडिया पे डाल दें और उसके नीचे कुछ भी उल्टा सीधा लिख दें, वो क्या है? वो भी साइबर क्राइम के अपराध में आता है। आपका पासवर्ड कोई जानने का प्रयास करे, आपके फ़ोन से पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट से पैसों को निकाल ले, ये सब कुछ साइबर अपराध में आता है। ठीक। जो व्यक्ति इस साइबर अपराध को अंजाम देते हैं उनको साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ठीक। वह व्यक्ति जो इस साइबर क्राइम को, अपराध को अंजाम देते हैं, उनको साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ये साइबर कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पर्सनल इंफॉर्मेशंस, हाँ, लोगों की व्यक्तिगत जानकारियाँ, बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स, उनके बिजनेस की जानकारियाँ, उनके अंदर के ट्रेड सीक्रेट मतलब वह खुफिया जानकारियाँ जिससे किसी व्यक्ति के बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, इत्यादि को एक्सेस करने के लिए और साथ ही इंटरनेट का खतरनाक इस्तेमाल करने के लिए मैलिशियस काम करते हैं। मैलिशियस का क्या मतलब है? मैलिशियस एक जैसे वायरस की तरह काम करते हैं। ये एक गलत काम वायरस की तरह काम करते हैं और जिसके लिए इनको साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। साइबर क्राइम समझ चुके होंगे, वह अपराध जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर पर किया जाता है, इंटरनेट के प्रयोग से किया जाता है, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। ऐसे अपराध को करने वाले अपराधियों को हम लोग साइबर क्रिमिनल कहते हैं। वो इसके प्रकार अभी हम और आगे समझेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। हम आइए आगे देखते हैं। ठीक। साइबर अपराध के प्रकार, कितने प्रकार का साइबर अपराध होता है, कैसे कैसे कोई व्यक्ति साइबर अपराध कर सकता है। साइबर अपराध जैसा कि आपको पता है कहाँ होता है? इंटरनेट पर होता है। हाँ, कितने प्रकार के? वैसे तो बहुत प्रकार के साइबर अपराध होते हैं, बट कुछ ये जो है वो दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। हैकिंग। हैकिंग का क्या मतलब होता है? आपका पासवर्ड गलत तरीके से जान लेना और फिर उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करना, आपके अकाउंट का सारे पासवर्ड जान के उसमें से पैसों का लेन देन कर देना, या आपके सोशल मीडिया का पासवर्ड जानकर आपके बारे में गलत एक धारणा, एक गलत इमेज बनवाना। ये सब चीज़ वह टेक्निक जिससे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पासवर्ड जान सकता है, उसको हम कहते हैं हैकिंग। दूसरा है थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी। चोरी ज़रूरी नहीं है कि पैसों की ही हो, पैसों की भी चोरी होती है। उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने एक लेख लिखा या एक कविता लिखी जिस पे आपका अधिकार है, मैं उसको कॉपी कर लूँ, उसको चुरा लूँ और उसको अपने नाम से पब्लिश कर दूँ, वो क्या है? वो भी एक विचारों की चोरी है। साथ साथ आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है कि मैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है श्याम, उसने अपना किसी सोशल मीडिया पे अपना एक अकाउंट बनाया है श्याम नाम से, मैं श्याम ही नाम का दूसरा एक अकाउंट बना लूँ
और उस अकाउंट से उसके सारे सगे संबंधियों को ऐड करूं और उनसे पैसे की मांग करूं या पैसे ले लूं या किसी के साथ कोई गाली गलौज करूं, तो इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट। मैंने श्याम की आइडेंटिटी को चुरा लिया। फिर थर्ड है सबसे कॉमन टाइप, साइबर स्टॉकिंग। साइबर इसका मतलब कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के प्रयोग से, स्टॉकिंग मतलब किसी चीज में ताक झांक करना। स्टॉकिंग का मतलब क्या है? किसी चीज में ताक झांक करना। तो कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट के द्वारा हम दूसरों के पर्सनल जीवन में ताक झांक कर सकते हैं। हम उनके सीसीटीवी कैमरे को हैक करके उनके जीवन में देख सकते हैं, उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम और अलग अलग गतिविधियों को देख के उनका पीछा कर सकते हैं। ठीक। आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसा मैंने अभी बताया था, थेफ्ट का ही एक पार्ट होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का क्या मतलब होता है? वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें वायरस हो, वायरस से भरा हुआ सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाल के आपके कंप्यूटर को खराब करने की या उसमें से इंफॉर्मेशन चुराने का प्रयास हो सकता है। तो अब आप ये समझ गए, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। आप इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं जो यह सब कार्य कर रहे हैं। इससे भी बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं जिसको हम लोग साइबर टेररिज्म कहते हैं, जो आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे अपराध को रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? ऐसे अपराध को रोकने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी सेल बना रखा है, जिसको हम कहते हैं स्टेट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी सेल क्या करती है? ये IT एक्ट 2000 मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार कई सारे ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी को रोका जा सके और उनके खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो उनके खिलाफ उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जा सके। इसके लिए अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य काम क्या होता है? जैसे संचार उपकरण, कंप्यूटर संशोधन डिवाइसेस या किसी भी तरह से उसके डेटा को संरक्षित करना, उसमें लोगों को संरक्षित करना, उसके डेटा को संरक्षित करने के लिए ये प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया था। आइए हम इसमें देखते हैं कि किस धारा मतलब किस अपराध के लिए किस धारा के तहत दंड है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश करता है तो उसको धारा 65 के तहत दंड का प्राविधान है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर से संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ करता है या उसको हैक करने की कोशिश करता है तो धारा 66 के तहत उसको दंड का वो है प्राविधान है। संवाद सेवाओं के माध्यम से मतलब टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाओं भेजने के लिए, जैसे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंधित होती हैं। जैसे अगर कोई ऐसी सूचना है जिससे दंगा फैल सकता है या कोई ऐसा मैसेज है जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी, एकता और अखंडता पर उंगली उठ सकती है, उस पर खतरा आ सकता है, तो ऐसी किसी भी सूचना को अगर आप टेलीकॉम के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति टेलीकॉम के माध्यम से भेजता है तो धारा 66A के अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा। कंप्यूटर या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की चोरी की सूचनाओं मतलब उसमें से कोई सूचना निकाल के, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, किसी से भी अगर आपकी कोई पर्सनल डेटा, कोई सूचना निकालकर उसका गलत तरीके से हासिल करने के लिए, मतलब हैक करके हासिल कोई करता है, उस डेटा को आपका लेता है, चाहे आपके बैंक अकाउंट नंबर हो, चाहे आपकी कोई पर्सनल फोटो हो या कोई भी डेटा हो, अगर उसको कोई हैक करके गलत तरीके से लेता है तो धारा 66B के तहत उसको दंड दिया जाएगा। किसी की पहचान चोरी करने के लिए, पहचान चोरी इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। हमने अभी पीछे की स्लाइड में देखा था आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। मैं फिर से बताता हूँ। जैसे अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया पे आपकी पहचान चोरी करने का प्रयास करे, मतलब कोई व्यक्ति है श्याम और कोई दूसरा व्यक्ति है वो श्याम के नाम से अपनी एक प्रोफाइल बना ले और श्याम के नाम से लोगों से बात करे, उनसे पैसे मांगे या कुछ भी करे, तो इस पूरी उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है इस कार्यक्रम को। और धारा 66C के तहत आइडेंटिटी थेफ्ट में दंड का प्राविधान है। और इसी के साथ हमारा पहला यूनिट खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो से अपना अगला यूनिट शुरू करेंगे जिसमें राइट टू एजुकेशन है, हमारे मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहने के लिए जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।